नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका केसरी। तो आज बात करेंगे, तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो बगैर देर किए हुए आइए वीडियो चालू करते हैं। से क्षितिज देखने वाले मेरे सभी दोस्तों को हेलो, नमस्ते, जय हिंद और जय राम जी की। दोस्तों, आशुतोष आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि शायद योगेंद्र यादव के बाद ये हिंदुस्तान का ऐसा दूसरा इंसान होगा जो कभी पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाता है, कभी फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो कभी सोशल वर्कर। बस मुद्दा मोदी के अगेंस्ट हो, बस मुद्दा एंटी मोदी हो। वैसे तो ये बंदा आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को ही बिलोंग करता है, आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करता है, पर बात अगर मोदी विरोध की होगी तो ये बंदा किसी भी पार्टी से जुड़ने को तैयार हो जाता है, किसी भी इंसान को सपोर्ट करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही हुआ हमारे आज के इस डिबेट में, जिसमें इस बंदे ने राहुल गांधी के तारीफों के पुल बांधने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब चापलूसी में आज इस बंदे ने कांग्रेसी प्रवक्ताओं को भी पीछे छोड़ दिया, हमारी गाली वाली बाई को भी पीछे छोड़ दिया। इस तरह से इस बंदे ने राहुल गांधी की चापलूसी की, उसकी तरफदारी की। ये बंदा राहुल गांधी की तारीफें किए जा रहा था और उधर बैठा बंदा यानी कि शहजाद उसकी उतारे जा रहा था। इधर से तारीफें, इधर से बेइज्जती। तो क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। कुछ महीने पहले तक कि इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो मोदी को उखाड़ फेंकेगा, जगह जगह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय किया जा रहा था। लेकिन बंगाल से लेकर दूसरे राज्यों तक देख लीजिए आज स्थिति क्या बनी। जैसे 1970 और 1980 के दशक की बात है फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ। अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन 1 से 10 तक लाइन वहीं पे होती थी। लेकिन वो दौर भी था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में एक के बाद एक बुरी तरीके से फ्लॉप होने लगी और अमिताभ बच्चन दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए। तो ऐसा नहीं है कि आज जो अपराजय है वो कल पराजित नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आज मैं ये कहूं कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी कोई मुद्दा नहीं है, तो शायद मैं राजनीति को नहीं समझता हूं या फिर राजनीति को नहीं देखता हूं। हकीकत क्या है? हकीकत इसी बात को लेकर यह कि चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द है और उनके ही नाम पर वोट पड़ेगा। लेकिन अभी भी एक चीज को मत भूलिएगा कि पिछले बार भी बहुत मेहनत करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 37% वोट पड़ा था, जबकि कांग्रेस जब अपनी उरूस पर थी तो 44% अकेले उस पार्टी को पड़ता था। मैं उनके गठबंधन के साथियों को जोड़ ही नहीं रहा हूं। तो आज भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए काफी वक्त लगेगा। 44% का कब का जिक्र कर रहे हैं? आप उठा के देखिए, 1952 देखिए, 1957 देखिए, 1963 देखिए, 1967 में कम होती है उनकी सीटें, 40 के आसपास आती हैं। फिर आप 1980 में आके पहुंच के देखिए। मैं ये कहने की बात कर रहा हूं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। अच्छा दक्षिण में इतनी मेहनत कर रहे हैं आज से लेकर लगातार अगले 4-5 दिनों तक उनके बड़े बड़े कार्यक्रम। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह मेहनत करते हैं। हाँ। लेकिन आप राहुल गांधी की मेहनत को आप कर देंगे? जो आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला हो, जो आदमी मणिपुर से महाराष्ट्र जा रहा हो, हम उसकी मेहनत को किनारे रख देते हैं, हम उसकी मेहनत को मेहनत नहीं मानते। तो आने वाले चुनाव के अंदर जो बड़ी चीज है वो ये कि ये चुनाव 2024 का नरेंद्र मोदी और सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर ही होगा। या तो उनके पक्ष में वोट पड़ेंगे या उनके खिलाफ वोट पड़ेंगे। तो मुझे एक चीज जो मैं बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, अगर सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर आप 370 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 400 की तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो फिर हर जगह तोड़फोड़ करने की जरूरत क्या है? कांग्रेस का खाता बंद करने की जरूरत क्या है? टीएमसी के 10 करोड़ लेने की जरूरत क्या है? ये एक ऐसे सवाल है। अगर आप बिहार में बहुत कॉन्फिडेंट है तो आपको नीतीश कुमार को लाने की क्या जरूरत है? आपको चिराग पासवान को लाने की क्या जरूरत है? आपको बाकी जगह करने की क्या जरूरत है? तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे ख्याल से अभी आने वाले वक्त में मिलेगा। एक पत्रकार होने के नाते या एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं ये कह दूं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिली, या मैं ये कह दूं इंडिया गठबंधन की 300 सीट आने वाली, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस डिबेट में पढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का मिसयूज किया गया है और जिस तरीके से उसकी जानकारियों को छुपाने की कोशिश की गई है, जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा घोटाला है। वो कब तक सामने आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, देखने वाली बात। आशुतोष जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा था रफाल भी बड़ा मुद्दा बनेगा, चौकीदार चोर भी बड़ा मुद्दा बनेगा, पेगासस भी बड़ा मुद्दा बनेगा। उन्होंने कहा था इनके सत्य हिंदी में बहुत अच्छा डिबेट शो होता है। इन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में इनकी सरकार गई, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार गई, राजस्थान में कटोकट की फाइट है। तो सत्य हिंदी का मैं थंबनेल लेकर नहीं आया हूं, परंतु छोड़ दीजिए इस बात को। तो आशुतोष जी के राजनीतिक विश्लेषक होने का मैं सम्मान करता हूं, परंतु वो किस दृष्टि से बोलते हैं छोड़ दीजिए, मैं आता हूं मुद्दे पर। आप केरल के अंदर खाता नहीं खुलता, तमिलनाडु के अंदर खाता नहीं खुलता, तेलंगाना में स्थिति आपकी कमजोर है, आप आंध्र में आपका खाता नहीं खुलता, पंजाब के अंदर आप बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं। और आप चले जाइए दूसरे इलाकों में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, तो देखिए जहां भी जब जो भी सत्ता में केंद्र में होता, सारी पार्टियां उसी के इर्द गिर्द हो
जाती है। सवाल इसी बात को लेकर ये कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही या नहीं हो रही। पहले तो मैं आशुतोष जी को बता दूं कि आज की तारीख में भी दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 30 सांसदों के साथ है। हमारी प्रेजेंस तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, पुदुचेरी में सरकार है, होम मिनिस्टर वहां का हमारा है और कर्नाटका में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? डीएमके का प्रेजेंस तेलंगाना में है क्या? डीएमके का प्रेजेंस केरला में है क्या? दूसरी बात, हम लोग केवल चुनाव की दृष्टि से नहीं, आज काशी तमिल संगमम हो, सेंगोल को उसका सही स्थान देना हो, या जिस प्रकार से अनुष्ठान के समय प्रधानमंत्री मोदी जो सारे उन सनातन केंद्रों पर गए जो प्रमुखता से साउथ इंडिया में थे, तो आदि शंकराचार्य ने जैसे एक सूत्र में बांधने का काम किया, वैसे ही आज कार्य भारत को बांधने का हो रहा है। परंतु दूसरी तरफ क्या हो रहा है? राहुल गांधी की मेहनत किस दिशा में? भारत को बांटने में, नॉर्थ साउथ डिवाइड किया जा रहा है। आज जो 1980s और 90s की पॉलिटिक्स का टेम्पलेट डाल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? मोदी की गारंटी मतलब क्या? 370 हटा, मोदी की गारंटी 3 तलाक का कानून आया, मोदी की गारंटी सीए लाया गया, यूसीसी लाया जा रहा है, मोदी की गारंटी राम मंदिर बना, मोदी की गारंटी जो हमने कहा 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था ले जाएंगे। और आप एक गारंटी तो बताइए जो आपने पूरी की हो। कर्नाटका में पानी पीने की गारंटी नहीं, आपने हिमाचल में 6 रुपए डीजल बढ़ाने की गारंटी दे दी, वहां पे पेट्रोल डीजल के दाम आपने जिस प्रकार से कहा था 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, कहां पर पूरा किया आपने हिमाचल में? वहां पे तो खुद उनकी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कह रही है कि सीएम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2 टेम्पलेट है। तीसरी बात देखिए, अभी अनुराग जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया इलेक्टोरल बॉन्ड पे, अच्छी बात है। इसी सुप्रीम कोर्ट का आज ईवीएम पर फैसला है, तो उसको नहीं मानना है, जो है चयनात्मक रूप से उसको कोर्ट करना है। महिलाओं की बात कर रहे हैं, यहां पर बैठे हुए किसी को पूछ लीजिए कि संदेश खाली पर कितने ट्वीट किए। और अगर हमें कोई वोट नहीं दे रहा तो अमेठी से चुनाव लड़वाइए ना राहुल गांधी को, किसने रोका? इतनी मेहनत कर रहे हैं ना वो, तो राहुल गांधी से बोलिए चुनाव लड़ने के लिए। एक आखिरी टिप्पणी देखिए, पहले कहा जाता था कि टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, आज वो टीना बन चुका है नीता, जिसको मुझे पता है तहसीन बोलेंगे सीता। ये नीता का मतलब होता है नरेंद्र इज द अल्टरनेटिव। और तहसीन और आशुतोष ने कहा कि अगर आप लोग की 370 आ रही है, 400 आ रही है, तो क्यों आप गठबंधन कर रहे हो? मान्यवर आप बता दीजिए कि जिस आम आदमी पार्टी को स्वयं तहसीन पुनावाला ने गालियां बकी थी, कहा था कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही ढोंगी लोग हैं, इनके साथ आज आप पंजाब में गठबंधन नहीं करते हो, दिल्ली में गठबंधन कर देते हो, जिन्होंने भारत रत्न राजीव गांधी का वापस मांगा था। सुन लीजिए ना, चिदम्बरम जी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के मंच पर थे, वहां पर राजदीप सरदेसाई से कह दिया कि 2/3 मेजोरिटी आने वाली है और ये लोग फिर फलाना फलाना चीजें करेंगे, परंतु मान तो लिया कि 2/3 मेजोरिटी हमारी आ रही है। तो कम से कम खड़गे जी के बाद अब चिदम्बरम जी भी मानने को तैयार है, क्योंकि एक मिशन और विजन के साथ हमने देश के लिए काम किया है। जिस प्रकार से 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था को ले जाना है, 10 करोड़ लोगों तक उज्ज्वला योजना सिलेंडर पहुंचाना है, 12 करोड़ नल से जल करना है, 12 करोड़ टॉयलेट करना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है। और दूसरी तरफ देखे क्या है, कंफ्यूजन और डिवीजन की पॉलिटिक्स है। अब देखिए, शुभ मुहूर्त की मैं बात कर रहा हूं, परंतु राहुल गांधी की यात्रा किस मुहूर्त में निकली है कि जहां जहां पड़े राहुल के कदम वहां पर निकले इंडी गठबंधन कदम। बंगाल में दीदी छोड़ गई, बिहार में संयोजक छोड़ गए, उत्तर प्रदेश में आरएलडी छोड़ गई, गुवाहाटी से निकले तो चौपाटी से मिलिंद देवरा छोड़ गए, केरल से वायनाड छोड़ने को कह दिया है। तो मुझे लगता है एक तरफ मिशन और विजन वाले हैं जो देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, और एक तरफ वो है जो गठबंधन में कंफ्यूजन और केवल अपने परिवार को आगे ले जाने की बात करते हैं। अब इन्होंने कहा इलेक्टोरल चंदा, देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड, जनता से बॉन्ड टूट गया है तो अब भ्रम फैलाना इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर। मैं आपको 3 स्पेसिफिक उदाहरण देता हूं। ये पाकिस्तान में जो काम, वो सीपैक में जो काम कर रही है, हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसमें सीपैक के नाम पर हब पावर कंपनी ने कांग्रेस को चंदा दिया है। कांग्रेस के बीच में मत बोलिए, कांग्रेस के आरजीएफ के अंदर चाइना ने तो डायरेक्ट चंदा दिया है। फ्यूचर गेमिंग वाले को लेफ्ट वाले डिफेंड कर रहे थे, कम्युनिस्ट को 2 करोड़ का चंदा, अभिषेक सिंह के लॉयर। हेट्रो लैब्स का जो मालिक है वो तो राज्यसभा गया बीआरएस के खाते से। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, उनको बीआरएस ने दिया। टीएमसी को आईएफबी ने, एग्रो ने दिया चंदा। और भाजपा का 18 राज्य सरकार होने के बाद उसका पर स्टेट कितना चंदा है, और इन्होंने, प्लीज बीच में मत बोलिए, और पर स्टेट कांग्रेस को कितना चंदा मिला और टीएमसी को कितना मिला और बीआरएस को कितना मिला, ये आंकड़े निकाल दीजिए। आंकड़े अगर निकाले जाएं तो टीएमसी को 1600 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, बीआरएस को 1200 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, बीजेडी को 700 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, डीएमके को 640 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, वाईएसआरसीपी को 330 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, टीडीपी को 218 करोड़ रुपए का चंदा मिला और शिवसेना को 160 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। अभी गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी की सारी पार्टियां रीजनल पार्टियां हैं, यानी कि इनके प्रदेश के बाहर इनको कोई जानता तक नहीं है और इनके चंदे का हाल इतना है। जबकि बीजेपी, जिसकी पूरे देश में सरकार है, जिसकी 10 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, उसको 6000 करोड़ रुपए चंदा मिला है, जो कि बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है। लेकिन फिर भी अगर इन लोगों से कंपेयर किया जाए तो वो काफी कम बैठेगा। और उसके बाद भी ये लोग हो हल्ला काट रहे हैं, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी का पैसा घोटाले का पैसा, जबकि इन लोगों का पैसा ईमानदारी का नंबर 1 का पैसा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। तो वीडियो हो गया खत्म। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त।
नमस्कार, जय हिंद।